Hello friends, this is Sar Gupta and welcome back to Percham. I hope you all are well. In last class, we discussed MCQs based on global institutions, and in today's class, we are going to discuss MCQs on a very important topic, namely GDP and national income. So without any delay, start करते हैं हम अपनी आज की क्लास. सबसे पहले देखेंगे हम हमेशा की तरह अपना प्रीवियस डे क्वेश्चन. So what was the question? Who was the first Indian woman to become IMF's chief economist? So IMF की मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? You were having four options. Option A रोहिणी पांडे, B बीना अग्रवाल, C गीता गोपीनाथ, D जयति घोष. The correct answer was option C गीता गोपीनाथ. Get it? So start करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस के साथ. And the first question is, which one of the following is not a method of estimating GDP? GDP estimate करने की इन चारों में से क्या एक मेथड नहीं है? ऑप्शन है एक्सपेंडिचर मेथड, बी प्रोडक्ट मेथड, सी मैट्रिक्स मेथड, डी इनकम मेथड. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मैट्रिक्स मेथड. गेट इट? अब इसको थोड़ा बहुत डिटेल में समझते हैं. तो देखो, जीडीपी को तीन तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है. पहला है प्रोडक्ट मेथड, दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड एंड तीसरा है इनकम मेथड. प्रोडक्ट मेथड में आप करोगे क्या कि जितने भी प्रोडक्ट्स हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी वैल्यू को करंट मार्केट प्राइस से इनटू करोगे एंड उसके बाद उन सभी प्रोडक्ट्स का सम निकाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? जीडीपी. एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करना है कि जितना भी लोग खर्च कर रहे हैं उस चीज को कैलकुलेट करोगे आप करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से एंड देन हमें क्या मिल जाएगी? जीडीपी. इनकम मेथड में जो लोगों की इनकम है फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से उसको हम प्लस करेंगे, उसका सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? जीडीपी. अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या अंतर है? मार्केट प्राइस यानी कि ऐसी प्राइस जिस प्राइस पे प्रोडक्ट को मार्केट पे बेचा जा रहा है एंड फैक्टर कॉस्ट यानी कि ऐसी प्राइस जो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में लग रही है. ठीक है, यानी कि द प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड. ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए. बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी? तो देखो, किसी भी हम चीज को कैलकुलेट करते हैं तो उसका एक बेस ईयर होता है. तो जीडीपी को कैलकुलेट करने का क्या बेस ईयर है? ऑप्शन ए 1947 टू 48, बी 2000 टू 2001, सी 2011 2012, डी 2019 2020. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 2011 टू 2012. सो बेस ईयर क्या है जीडीपी को कैलकुलेट करने का? 2011 से 2012 का फाइनेंशियल ईयर. ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर इंडिया? सो हमारे देश में जो जीडीपी है उसको कैलकुलेट करने का काम किसका है? ऑप्शन ए सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का, बी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, सी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, डी नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, यानी सीएसओ का काम है हमारे देश में जीडीपी को कैलकुलेट करना. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. The question number 4 is the average income of a country is known as dash. So जो average income होती है कंट्री की उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रियल नेशनल इनकम, बी पर कैपिटा इनकम, सी डिस्पोजेबल इनकम, डी नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम आप कैसे निकालते हो? वी कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम बाय डिवाइडिंग जीडीपी विथ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री and that depicts the average income of a country. Question number 5. Which of the following is a part of the gross national product? नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ जीडीपी की बात नहीं हो रही, यहाँ जीएनपी की बात हो रही है. जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की. सो ऑप्शन ए एक्सपोर्ट्स, बी मनी अर्न्ड बाय रेसिडेंट अब्रॉड, सी इंपोर्ट्स, डी ऑल ऑफ द अबव. सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का क्या क्या पार्ट होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम एक्सपोर्ट्स को भी इंक्लूड करते हैं, इंपोर्ट्स को भी जोड़ते हैं, साथ ही साथ ऐसा इनकम जो इंडिया के लोग बाहर रह के अर्न कर रहे हैं उसको भी प्लस करते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि जीडीपी एंड जीएनपी में क्या अंतर है? तो देखो, होता क्या है कि जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपने देश की इनकम, हम अपने सकल घरेलू उत्पाद को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हमारे देश की बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी इनकम जनरेट हो रही है, उन सभी को हम प्लस कर देते हैं, उन सभी को हम जोड़ देते हैं. ये हम नहीं देखते कि वो इनकम बाहर के लोग आके कर रहे हैं या फिर हम ही कर रहे हैं. इन चीजों को कंसीडर नहीं करते. साथ ही साथ जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं
तब हम इंडियन रेसिडेंट्स जो फॉरेन में रह के इनकम जनरेट कर रहे हैं उस इनकम को भी हम कंसीडर नहीं करते। बट अगर बात करें जीएनपी की यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, ऐसी सिचुएशन में हम करते क्या है कि जीडीपी से जो फॉरेनर्स की इनकम हमारे देश पे है उसको माइनस करेंगे, प्लस इंडियंस की इनकम जो फॉरेन कंट्रीज में वो अर्न कर रहे हैं उसको प्लस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? जीएनपी। आई रिपीट, जीडीपी से हम जीएनपी कैसे निकालेंगे? जीडीपी में हम फॉरेनर्स की इनकम को माइनस करेंगे, ऐसे फॉरेनर्स की इनकम जो इंडिया में रह रहे हैं, और प्लस क्या करेंगे? ऐसे इंडियंस की इनकम जो फॉरेन कंट्रीज में रह के अर्न कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सो बेसिकली क्या है? जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, which sector in the economy is the largest contributor to the gross national product? So जो हमारी इकोनॉमी है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे? ऑप्शन ए टर्शरी सेक्टर, बी पब्लिक सेक्टर, सी प्राइमरी सेक्टर, डी सेकेंडरी सेक्टर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को आप क्या बोलते हो? सर्विस सेक्टर, यानी कि ऐसा सेक्टर जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि बैंक्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए। सो दिस सेक्टर is the largest contributor to the gross national product of India. Question number 7, national income is the option A net national product at market price, B net national product at factor cost, C net domestic product at market price, D net domestic product at factor cost. So national income basically होती क्या है वो आपको बताना है। ये थोड़ा बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन का आंसर आपसे तभी बनेगा जब आपने इन चीजों की स्टडी की हो, बिकॉज यहां आप कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। द करेक्ट आंसर इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो ये तो एक डेफिनेशन ही है कि नेशनल इनकम होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट इज हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू इंडियाज जीडीपी? सो जो इंडिया की जीडीपी है उस जीडीपी में सबसे ज्यादा कौन कॉन्ट्रीब्यूट करता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए महाराष्ट्र, एंड महाराष्ट्र के अंदर ही आता है बॉम्बे। इनफैक्ट अगर आप एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप महाराष्ट्र की जीडीपी को और मुंबई की जीडीपी को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र की अबाउट 50% से भी ज्यादा जीडीपी तो केवल और केवल एक शहर से आती है और वो है मुंबई, एंड देयरफॉर ओनली मुंबई इज सेड टू बी द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस इज इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला है माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कि नेशनल इनकम से ही रिलेटेड है। सो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को अगर हम डेप्रिसिएशन अलाउंस से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी पर्सनल इनकम, सी नेट नेशनल प्रोडक्ट, डी पर कैपिटा इनकम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नेट नेशनल प्रोडक्ट। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जब कभी किसी भी टर्म के आगे ग्रॉस हो, जैसे कि यहाँ क्या है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एंड उस पे अगर हम डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। आपको करना क्या है कि उस टर्म के आगे जो ग्रॉस वर्ड लिखा हुआ था ग्रॉस को हटा के आप क्या लगा दोगे? नेट। ठीक है। सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की जगह क्या हो गया? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको डेप्रिसिएशन का मतलब ही नहीं पता, तो उसे समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब है एनुअल अलाउंस फॉर द वेयर एंड टेयर ऑफ अ कैपिटल गुड और डिक्लाइन इन असेट्स वैल्यू ओवर टाइम। सो जो भी हमारी इकोनॉमी में असेट्स होते हैं तो उनकी वैल्यू जो है ओवर द टाइम डिक्लाइन होती जाती है, ओवर द टाइम उनको मेंटेनेंस लगता है। तो उस मेंटेनेंस में जो भी पैसे लगते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब देखो अगर जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको कैसे निकालोगे आप? जीडीपी में डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। इन दैट सेम वे अगर हम जीएनपी में डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। सो आपको याद रखना है जीडीपी, जीएनपी या फिर कोई भी जी जिसमें हम डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एनडीपी, एनएनपी या फिर कोई भी एन। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? सो ये जो सकल घरेलू उत्पाद वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो अवधारणा है, उसे किसने विकसित की? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, बी साइमन कुजनेट्स, सी जॉन माइनेट काइनिस, डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी साइमन कुजनेट्स।
So he was the one who developed the concept of gross domestic product. साइमन कुजनेट्स के बारे में थोड़ा बहुत अगर डिटेल में पढ़ें तो इनका पूरा नाम था साइमन स्मिथ कुजनेट्स। ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिशियन थे। इन्होंने ही जीडीपी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया एंड इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था इन द ईयर 1971 फॉर डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क इन इकोनॉमिक साइंस। गेट इट? क्वेश्चन नंबर 11, रिसेंटली आरबीआई हैज इंक्रीज्ड सीआरआर बाय डैश बेसिस पॉइंट्स। हाल ही में हमारी जो आरबीआई है, हमारी जो सेंट्रल बैंक है, उसने रेपो रेट को भी बढ़ाया, साथ ही साथ सीआरआर को भी बढ़ाया। तो सीआरआर में कितने परसेंट की वृद्धि की है, कितने बेसिस पॉइंट्स उसको बढ़ाया है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 20 बेसिस पॉइंट्स, बी 30 बेसिस पॉइंट्स, सी 40 बेसिस पॉइंट्स, डी 50 बेसिस पॉइंट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 50 बेसिस पॉइंट्स। ठीक है, एंड क्यों बढ़ाया है? क्योंकि हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 6% के मार्क को क्रॉस कर चुकी है एंड महंगाई बढ़ती जा रही है। तो आरबीआई ऐसा पार्ट ऑफ स्टेप टू टैकल इन्फ्लेशन, उसने सीआरआर को, उसने रेपो रेट को बढ़ा दिया है सो दैट मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाए एंड इन्फ्लेशन भी कम हो। सो इस ऑब्जेक्टिव के साथ आरबीआई ने सीआरआर को बढ़ाया है। सो यहाँ वही सारी चीजें लिखी हैं कि आरबीआई ने सीआरआर को 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिया है एंड अब सीआरआर कितना हो चुका है? 4.5%। क्वेश्चन नंबर 12, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का कारक नहीं है? सो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम बेसिकली पढ़ते हैं। सो इन चारों में से वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से नहीं है? ऑप्शन ए लैंड, बी लेबर, सी कैपिटल, डी वेजेस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी वेजेस। अगर आपको नहीं पता कि 4 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं प्रोडक्शन के, तो लेट मी मेक यू क्लियर। पहला फैक्टर है प्रोडक्शन का लेबर, दूसरा है लैंड, तीसरा है कैपिटल एंड तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी इन योर माइंड। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो जीडीपी होती है ना, उसके खुद के कई लिमिटेशंस होते हैं। तो इन चारों में से क्या लिमिटेशंस हैं जीडीपी के? पहला, इट फेल्स टू इंडिकेट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ नेशंस ग्रोथ। सो जीडीपी हमें ये नहीं बता पाती कि कोई एक नेशन, कोई एक कंट्री एक सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव कर पाएगा कि नहीं। सेकंड, इट डज नॉट कंसीडर द इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट। जीडीपी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का इंपैक्ट ह्यूमन हेल्थ पे और एनवायरमेंट पे नहीं कंसीडर करती, उसको कैलकुलेट ही नहीं करती, उसको भाव ही नहीं देती। जीडीपी क्या देखती है कि केवल और केवल इकोनॉमी बढ़ रही है कि नहीं, एंड दैट टू ऑन अ मॉनेटरी साइड। ठीक है, एनवायरमेंट की क्या हालत हो गई या फिर हेल्थ में क्या प्रॉब्लम्स हो रही ह्यूमन बीइंग्स को इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कारण, इन सारी चीजों को जीडीपी कंसीडर करता ही नहीं है। ऑप्शन सी, इट डज नॉट इंक्लूड नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस। जीडीपी नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड नहीं करता। सो इनमें से क्या लिमिटेशंस हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के, ये आपको बताना है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों के तीनों जो है लिमिटेशंस होते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देखो, जो जीडीपी होती है उसको हम बेसिकली 2 तरीके से देख सकते हैं, एक है रियल जीडीपी एंड दूसरी है नॉमिनल जीडीपी। अब यहाँ बात हो रही है नॉमिनल जीडीपी की, तो आपको ये बताना है कि नॉमिनल जीडीपी के रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए, इट शोज अ मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी एज कंपेयर टू रियल जीडीपी। सो ये बोला जा रहा है कि रियल जीडीपी के कंपैरिजन में नॉमिनल जीडीपी हमें किसी भी इकोनॉमी की ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर देती है। बी, इट इज कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग द करंट प्राइसेस, इसे करंट प्राइसेस के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। सी, इट इज कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग द बेस प्राइसेस, इसे बेस प्राइसेस के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग द करंट प्राइसेस। तो देखो, पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो एक्यूरेट पिक्चर है ना इकोनॉमी की, वो हमें रियल जीडीपी देती है, ना कि नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट्स की करंट प्राइसेस को देखकर अपना जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, हम इन्फ्लेशन को तो देख ही नहीं रहे। बट रियल जीडीपी में हम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करते हैं।
ताकि हमें सही में पता चल सके कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं। सो रियल जीडीपी एक ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर देती है, बट नॉमिनल जीडीपी वो हमें एक्यूरेट पिक्चर नहीं देती, क्योंकि यहाँ जो जीडीपी कैलकुलेट की जा रही है वो की जा रही है प्रोडक्ट्स की करंट प्राइसेस के हिसाब से, ना कि बेस प्राइसेस के हिसाब से। सो नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी के बीच यही अंतर है। नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट करंट मार्केट प्राइसेस, whereas real GDP is calculated at constant prices of a base year. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर के रिगार्ड में दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, अब आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट यहाँ सही है। पहला स्टेटमेंट है इट इज एन इंडेक्स नंबर विच मेजर्स इन्फ्लेशन, यानी कि एक ऐसा नंबर है जो इन्फ्लेशन को मेजर करता है, जो महंगाई को मेजर करता है। सेकेंड, इट इज यूज टू गेट वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी फ्रॉम रियल जीडीपी। इस नंबर का यूज हम नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं रियल जीडीपी से। सो कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नीदर 1 nor 2। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है वो इन्फ्लेशन को ही मेजर करता है, बट दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। यहाँ क्या लिखा था कि हम जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करके नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट ये बिल्कुल गलत है। जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू को यूज करके हम रियल जीडीपी निकाल सकते हैं, ना कि नॉमिनल जीडीपी। सो सेकंड स्टेटमेंट वाज रॉन्ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया एम्स टू बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय। तो आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है कि हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है एंड दैट ऑल। सो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का एम कब का है इंडिया का? ऑप्शन ए 2021-22, B by 2022-23, C 2023-24, D 2024-25. So the correct answer is option D 2024-25. In other words, India aspires to become a $5 trillion economy by the financial year 2024-25. Let's hope कि ये सच हो पाए, ये सपना हमारे देश का सच हो पाए एंड हम जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाए। क्वेश्चन नंबर 17, GDP is the total value of gas produced during a particular year. GDP क्या होती है? ऑप्शन ए, it's a total value of all goods and services. B, total value of all final goods and services. C, total value of all intermediate goods and services. D, total value of all intermediate and final goods and services. So what's the correct answer? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एकदम आराम से ऑप्शंस को देखना, then only decide the answer. So the correct answer is option B, the total value of all final goods and services. यहाँ हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करेंगे एंड ना ही बाकी अदर गुड्स को, हम केवल और केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट को कैलकुलेट करके जीडीपी निकालते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू ऑप्शन ए डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, B, national product at market prices minus indirect taxes plus subsidies, C, gross domestic product minus depreciation, D, national product at market prices plus indirect taxes plus subsidies. So ये थोड़ा एक फैक्चुअल क्वेश्चन है एंड इसका आंसर आपसे तभी बनेगा जब आपने फॉर्मूलास याद किए हुए हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हो एंड सब्सिडीज को ऐड ऑन करते हो तब आपको मिलता है नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। एंड ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है इसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम। क्लियर हुई बात आपको? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। व्हाट इज द रैंक ऑफ जापान इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से जापान की रैंक कौन सी है वर्ल्ड में? ऑप्शन ए सेकंड, बी थर्ड, सी फोर्थ, डी फिफ्थ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी थर्ड। टॉप पे है यूएसए, सेकंड नंबर पे है चाइना एंड थर्ड पे है जापान। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20, रेपो रेट इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए पॉलिसी रेट, बी बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, सी बैंक रेट, डी बोथ ए एंड बी। सो रेपो रेट के बारे में हमने पिछली क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ा था, तो आपको ये बताना है रेपो रेट को और किस नाम से जाना जाता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। यानी रेपो रेट को हम पॉलिसी रेट भी बोलते हैं, साथ ही साथ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं। एंड ये जो बैंक रेट होती है वो तो बिल्कुल ही अलग चीज है,
सो यहाँ आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21, एंड इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। विच स्टेट इज लोएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू इंडिया जीडीपी? हमने पढ़ा था ना कि इंडिया की जीडीपी में सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है? महाराष्ट्र। सो सबसे कम अब कौन कंट्रीब्यूट करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप इस ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर दोगे। बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी नागालैंड। सो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आप हमें कमेंट करके बताइए। सो इस तरीके से खत्म होती है हमारी आज की क्लास, एंड नेक्स्ट क्लास में हम यानी कि ETS 15 में बॉडीज फॉर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। बॉडीज फॉर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स से मेरा मतलब है ऐसी बॉडीज जो कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सेटअप करती हैं इंडिया में, जैसे कि हमारी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हो गई, FSSAI हो गई, है ना। सो इन बॉडीज के बारे में आप पढ़ के आना अच्छे से, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। सो डू प्रिपेयर दिस टॉपिक एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक्स।